आदाब। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा अमन मंसूबा या टुकड़े करने का है मंसूबा। नाज़रीन, गजा अमन मंसूबा या टुकड़े करने का मंसूबा, जी हाँ, फ़िलिस्तीन में जंगबंदी के बावजूद हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से जंगबंदी के दौरान गजा से तिब्बी इमदाद की फराहमी और ज़ख्मियों के इनखला की दरख्वास्त की है। गजा के बाशिंदे इस वक्त ज़िंदगी की बका के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और जंग के नतीजे में पूरा शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। मकामी लोग कब्रिस्तानों को आखिरी पनाहगाह समझने लगे हैं, जहां जिंदा रहने की कोशिशें दिन ब दिन मुश्किल हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम की अपील की, क्योंकि अस्पतालों की हालत नागुफ्तगह है और ज़ख्मियों का इलाज मुश्किल हो चुका है। आलमी मीडिया इस बहरान को उजागर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आलमी सतह पर मौसर इक़दामात की कमी है। गजा की सूरत हाल न सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें इस जंग का खात्मा कर सकेंगी या ये बहरान मज़ीद तबाही की तरफ बढ़ जाएगा। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज खास मेहमान है फ़िरोज़ मीठी बुरवाला, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। गहरी नज़र रहती है आपकी। और नूरुल कमर साहब मोहताज तारुफ नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी गहरी नज़र रखते हैं आलमी उमूर पर, ख़ासकर गज़ा के मामलात पर। फ़िरोज़ साहब, जिस तरह से हम लगातार गज़ा पर, इसराइल फ़लस्तीन के मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जंगबंदी हो गई, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन क्या आलमी बरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी गज़ा में फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने में कामयाब होगी भी या नहीं, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं? जी, पहले तो ये सीज फायर टर्म करना यूज गलत है। जी। जब दो देशों के बीच में वॉर होती है तो आप सीज फायर की बात करें तो अलग बात है। यहाँ कोई सीज फायर नहीं हुआ है। यहाँ कुछ वक्त के लिए एंडो जेनोसाइड हुआ है गाजा पे। जो जी, लगता है कुछ तकनीकी मसला। कमर साहब, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा। जी फेरुज भाई, आवाज आ रही तो बताएं। जी जी जी। और उसके साथ दूसरी जो बात है, जी, जो दूसरी जो बात है उसके साथ कि जो रोज 100, 150, 200 लोग मरे थे, अभी शायद 5, 7, 10 लोग मरे, मगर अभी भी इजराइल के हमले जारी है। ये अग्रीमेंट में कुछ बातें अच्छी है कि ठीक है, जेनोसाइड तो बंद हुई, वरना ये अग्रीमेंट अपने जगह पे बहुत ही वीक है। कोई पैलेस्टीन स्टेट की बात इसमें कोई क्लियर कट है नहीं। यूनाइटेड नेशंस का जिक्र तक नहीं है अगर पैलेस्टीन स्टेट की बात करनी थी। जी, मगर अपनी जगह पे इजराइल हार चुका, क्योंकि वो जो 2 साल के अंदर हमास को खत्म करो और पूरी आवाम को वहां से निकालो, वो कर नहीं पाया। क्योंकि जो लोग मरे उसमें से 83% तो सिविलियन लोग ही है, शायद उससे ज्यादा सिविलियंस ही मरे। हमास के लोग तो बहुत कम मरे, क्योंकि इजराइल की आर्मी नीचे उतरकर लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी, खाली ऊपर से बॉम्बिंग कर रही थी। उनमें दम ही नहीं है ये लड़ाई लड़ने की। जी। तो हॉस्टेजेस को निकालना था, वो भी नहीं निकाल पाया। वो तो जो समझौते हुए, वो तो पहले दिन से हमास बोलता कि समझौता करो और प्रिजनर एक्सचेंज करो। ओके, तो अभी पॉइंट ये है कि इजराइल की जो उसका जो पूरा तरीका है बहुत ही डेंजरस रहता है। जी, कुछ हद तक अभी एड अंदर आ रहा है, लेकिन जितना तय हुआ था उतना नहीं पहुंच रहा है। सवाल यह है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और वो बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। ये इजराइल है या नेतन्याहू है। फरवरी में इलेक्शन आने हैं इजराइल में, तो नेतन्याहू अपनी बर्बरियत और भी बताएगा ये आने वाले महीनों में। मगर इतना है कि अभी आधा गाजा तो हमास के ताबे में पूरा का पूरा आ चुका है। जी। और वो अपना काम वहां करेगा। और जो कुशनर का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि जो इजराइल के हाथ में जो गाजा है वही रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, हमास के इलाकों में नहीं होगा। ये सब डेंजरस बातें हैं। हाँ। आज इजिप्ट ने कहा कि जो टोनी ब्लेयर है वही कमिश्नर, जो ट्रम्प का पीस बोर्ड है टोनी ब्लेयर ही उसका इंचार्ज होगा। जी। तो ये जो और टोनी ब्लेयर
यूएई और तो इजिप्ट, ये दोनों के एडवाइजर है, दोनों से पैसा लेते हो। जी तो ये कुछ डेंजरस बातें हो रही है। बिल्कुल। ये सब समझते हुए हमास ने अग्री किया था। हमास ने कुछ साइन नहीं किया है, हम्म क्योंकि अभी इसराइल का सबसे बड़ा इशू है कि हमास को हथियार दे देने चाहिए, सरेंडर। वो हमास करेगा नहीं, हम्म वो नियत कभी होगा नहीं। ये मसला अभी वेस्ट बैंक के ये हम लोग मसला हालात अभी भी देख रहे हैं कि पेचीदा वेस्ट है, बैंक बिल्कुल। में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वेस्ट बैंक पूरा का पूरा वो ताबे में ले रहे हैं। हम्म वहां भी प्रतिरोध खड़ा होगा ही होगा आने वाले दिनों में। ठीक। बस अभी मैं इतना ही कहूंगा जी। जी कमर साहब, आलमी बिरादरी के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से इंसानी इमदाद पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर क्या वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस जंगबंदी पर असरअंदाज होंगे ये तमाम मामला को हल करने के लिए? क्या उम्मीदें लग रही हैं? आवाज़ तो आ रही है, लेकिन असर होगा? यूनाइटेड नेशंस ने तो पहले ही कह दिया है कि उन्होंने अपील की है इसराइल से कि वो ये इमदादी जो भी कार्रवाइयाँ वहाँ करनी है, बहुत से हम्म ऑर्गेनाइजेशन उसको उनको वो राहदारी दें। हम्म जो उन्होंने रिफा का वो बंद कर दिया है, जो तो मेन रूट है आने का, उससे ये अंदिया मिलता है कि दे विल ट्राई टू क्रिएट हर्डल्स एंड देन ट्राई टू कीप द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द निगोशिएशंस इन दिस पजल, कि हम्म ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो बढ़ावा देंगे, कभी घटाएंगे, कभी बढ़ाएंगे, ताकि जो मेन मुद्दे हैं, जो फेज 2 है इसमें हम्म सीज फायर में, जी कि उसमें बहुत ही तवालत लगेगी। हम्म उसका अंदिया आपको यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने भी दिया जब उन्होंने हाँ, ये कल का कहा बयान तो कि था ही उनका कि इतना जल्दी इसमें नहीं होगा। इसमें वक्त लगेगा, इसमें वक्त हम्म दरकार है, ये हम्म एकदम नहीं होगा। और हमास को डिसआर्म करने की जो इंसिस्टेंस है इसराइल की, हम्म शायद उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमास जो है, दे हैव बीन एबल टू सेव देयर कैडर्स इन हम्म दीज 2 years। हम्म उन्होंने ऐसा कोई भी ऑफेंसिव नहीं किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बचा के रखा है। हम्म और मैंने इसे कल वाले प्रोग्राम में भी ये कहा कि जो ईरान है, ईरान इज बिकमिंग मोर एंड मोर फॉर्मिडेबल विद ईच पासिंग डे, जी मिलिट्री वाइज आई एम टॉकिंग। और जो नहीं, उनकी लेकिन मिलिट्री फेरोज भाई ने जिन स्ट्रेंथ है, खदशों का इजहार किया, फेरोज भाई जो खदशात बता रहे थे, उसमें क्या गजा में जंगबंदी एक हकीकत बन सकती है, या फिर आपको रुक रुक कर इस तरह के हालात देखने पड़ेंगे? फरवरी का इलेक्शन भी सामने है नेतन्याहू के, तो क्या वो होने देंगे ये सारी चीजें? मुझे लगता है वो इसमें तूल देंगे सारे इस सरगर्मियों में, क्योंकि वो चाहेंगे कि ही विल पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज बूचर ऑफ गाजा टू जी हिज ओन पीपल, हम्म ताकि वो वहां से वोट बटोर सकें। क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन से पहले पहले वो कोई भी परमानेंट पीस का जो भी सोल्यूशन है या जो भी इकदाम उठाने हैं, उनकी तरफ वो नहीं ले जाएंगे। वो दायरे का सफर चाहते हैं अराउंड दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हम्म देखिए, इसमें आपने देखा कि यूएन ने अपील की, इसके बाद आप देख लीजिए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे हैं कि हमने 54 ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है इन चंद दिनों में, who would have died otherwise। लेकिन उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं कि कितनों को इवाक्यूएट करना है फ्रॉम द गाजा, दैट इज 15,000। 15,000 लोग ऐसे हैं जख्मी हालत में जिनको वहां से किसी भी सूरत में बाहर निकालना है, बिकॉज द हेल्थ सर्विसेज विद इन द गाजा हाँ हैव बीन डिसमेंटल्ड बाय द बम्बारमेंट। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद आप देख लीजिए जो WTO है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख लीजिए WHO ने भी कहा है कि वहां जितना हम ड्रिंकिंग वाटर हमको चाहिए, वो भी अभी वहां से नहीं आ रहा है। मेडिसिन की तो बात ही नहीं है। जो भी वहां क्राइसिस है, इट इज मल्टीप्लाइंग। हम्म तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज, और जो लोग हैं वहां, जो आप मान लीजिए जो जख्मी जख्मी इस हालत में है कि दे आर टू बी टेकन आउट फ्रॉम द गाजा, उनकी तादाद तो हजारों में है। बिल्कुल देन द डिसेंट ब्यूरियल टू दोज हु हैव बीन हु हैव डाइड इन द बम्बारमेंट्स। और फिर आप देख लीजिए वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज कंप्लीटली वो तो पूरी डिवास्टेटेड। तरह आप से मान खत्म हो लीजिए गया कि है। एक डेजर्ट है। हाँ, तो अक़वाम मुत्तहिदा वही उसमें तो जो कह रहा है कि साहब जिन लोगों का इलाज बेहद ज़रूरी है, अगर उनका इलाज नहीं हो तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फिरोज़ भाई, जिस तरह से हेल्थ स्टेटस अगर हम गज़ा की देखें, कुछ है नहीं वहाँ पे। अब इसका फ्यूचर क्या लगता है? हेल्थ स्टेटस गज़ा में क्या है, और आलमी बरादरी इस बहरान में किस तरह मदद कर सकती है? क्या उम्मीद की जाए मौजूदा हालात में? ये तो हम लोग जानते हैं कि गाजा को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा तबाह किया है, क्योंकि उनका एजेंडा ये था कि यहाँ की आबादी निकल जाए, मगर वो कर नहीं पाया। जी और पैलेस्टीनियंस का बोलना ये है कि बिल्डिंग इमारतें तो बन जाएगी। हम्म हम लोगों ने इसराइल को तो
मॉरल रूप से खत्म कर दिया है, क्योंकि ना इजराइल की ये मिलिट्री विक्ट्री है, ये पॉलिटिकल बड़ी डिफीट है। आज पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण बन चुका है। अमेरिका में 80% से ज्यादा नौजवान आज इजराइल के खिलाफ है जी। 30 उम्र के नीचे के जो नौजवान हैं वो आज इजराइल के विरोध में है जी। और ये बढ़ते जाएगा। तो हेल्थ स्टेटस को लेकर क्या कहेंगे? हेल्थ इश्यूज को लेकर आलमी बरादरी बड़ी संजीदा कोशिशें कर रही है कि इलाज के लिए कम से कम बाहर निकलने दें। क्या इजराइल करेगा ये? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो टर्म है इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसको हम लोग जरा ना यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नाम की चीज नहीं है, एक अमेरिकन टर्म है जी। जिसमें कुछ 4-5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जिस किस्म के लुटेरे मुल्क है। तो बेसिकली जो ग्लोबल मेजोरिटी है वो उसमें कोई बड़ा रोल प्ले करे, ये अभी जरूरी है। लेकिन यूएन की तरफ से अपील आ रही है कि लोगों को बाहर आने दें। यूएन की तरफ से कुछ बहुत अच्छे अपील्स आ रहे हैं। यूएन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए जी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, नेतन्याहू गया था, उसको भी ठुकरा दिया, बोला केस तो तुम्हारे खिलाफ होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपील्स हो रही है जी। और मेरा मानना है कि जो फेज 2 वाली बात है वो बहुत देखता है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इजिप्ट की आर्मी, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, ये सब कब उतरते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कि नहीं तो क्या इजराइल अभी हमास को निहत्था करो तभी वो आ पाएंगे, अभी वो देखना है। क्योंकि ये अग्रीमेंट बहुत ही वीक तरीके से, इसमें अरबों की भी गलती है जिस प्रकार से अग्रीमेंट निगोशिएट हुई है। हमास का तो कोई रोल था ही नहीं, ना पैलेस्टाइन अथॉरिटी का कोई रोल था, पैलेस्टीनियंस का इसमें कोई रोल ही नहीं था पूरे निगोशिएशन में जी। तो अभी ये देखना है कि जो आप खास करके जो एड का जो सवाल है, वन इज द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड दूसरे जो पूरे पेशेंट्स को लेकर जो मेडिकल एड है जी, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो अभी बड़ा क्राइसिस का सवाल है। बिल्कुल। कमर साहब, एक चीज और हमने इस बीच देखा है कि लोग कब्रिस्तानों में हैं, कब्रों की जगह पर रहने को, पनाहगाह बनाने को मजबूर हैं। ये दुनिया की एक हकीकत, सच्चाई है कि जो लोग अमन की बातें करते हैं उनको मुंह चिढ़ा रही हैं ये तस्वीरें। जिस तरह से लोग कब्रिस्तानों में रहने पर मजबूर हैं, कि दुनिया ने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि लोग कब्रिस्तान में भी रहते हैं अपने ही शहर में रहकर। क्या कुछ कहेंगे इस पर? फ़लस्तीनियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का मुस्तकबिल क्या है फिर ऐसे में? ये जहाँ तक उनकी इजराइल के बारे में एक आईसीजे ने एक ताज़ा एक जजमेंट दी है, आप मान लीजिए वो सजेस्टिव जजमेंट है, वो ये नहीं है, इम्प्लीमेंटिव जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर गाजा। तो उस पर अरब लीग और अरब ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा है कि दे आर सेकेंडिंग दिस, मतलब वो इसकी तायीद कर रहे हैं कि दे डोंट हैव एनी राइट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर द गाजा। और जो वहां पर इस वक्त की सूरत हाल है, देखिए सीज फायर के बाद एक चीज है, वायर द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहें कि जो भी ये ग्लोबल दादे बने हुए हैं, दादागिरी जो कर रहे हैं दुनिया में जी, वो जो ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज द पीस प्लान। लेकिन अगर आप देखेंगे यूक्रेन में या फलस्तीन में जो भी आज तक ये डील्स हो गई, देवर बाय एंड लार्ज अ सीज फायर, मतलब कुछ देर के लिए टेम्परेरी सीज फायर्स ये थी। लेकिन ट्रंप को या तो ही इज बीइंग इल एडवाइज्ड, या तो उसके पास जो भी ब्रीफिंग होती है वो कह रहे हैं कि दिस इज पीस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीस प्लान एंड पीस इनिशिएटिव एंड अ सीज फायर। आप देख लीजिए, ये एक सीज फायर है, ये रह भी सकती है, ये रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो मेन इनिशिएटिव था इजराइल का वो ये था कि उनको अपने यरगमालियों की बाजियाबी चाहिए थी, वो उन्होंने ले ली। उसके बाद से दे हैव अ साइकोलॉजिकल एज और अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री टू सेल टू देयर ओन पीपल दैट लुक वी हैव ब्रॉट देम बैक। अब जो इसके जो मेन मुद्दे हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं अबाउट द पीस डील, 20-point पीस डील बीइंग ब्रोकर्ड बाय यूएस, उसमें जो पहला ही जीना है उसका वो ये है कि क्या हमास को डिसआर्म करेंगे और क्या स्टेबलाइजिंग जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स या इंटरनेशनल फोर्स जो वहां पर उतरेगा टू लुक आफ्टर द थिंग्स, उसमें कौन कौन से ममालिक होंगे। मैंने कल भी कहा कि बहुत से ममालिक के बारे में और उनके अफवाज के बारे में इजराइल को एतराज है, लाइक टर्किया, दे डोंट वांट देयर आर्मी टू बी इन द गाजा। तो ऐसी चीजों को निगोशिएट करना विद इजराइल वुड बी अ रियल टफ टास्क फॉर यूएस। हाँ, जब तक ये चीजें तय नहीं होंगी
लोगों को इमदाद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक बैरूनी फ़ौजें आएंगी वो अपने काम हाथ में लेंगी तभी ये सारी चीज़ें तय होंगी। फिरोज़ भाई, जिस तरह से गज़ा की मौजूदा हालत है, ऐसे में फ़लस्तीनी लोगों के जो हक़ है और उनकी जो मुस्तकबिल है उसकी ज़मानत अब कैसे दी जा सकती है? क्या वो कम्युनिटीज़, वो कंट्रीज़ जिन्होंने कहा था कि हम हैं तैयार काम करने के लिए, लेकिन इज़राइल, जैसा कि क़मर भाई करें कि इज़राइल के सामने भी चैलेंज है, वो नहीं चाहता लोग वहाँ आए और लोगों को सुकून मिले गज़ा में, लेकिन अब मसले का हल कैसे दिखाई दे रहा है आपको? क्या होना चाहिए? नहीं तो पहले बोल दूं कि ये जो भी समझौता हुआ है, ये सो कॉल्ड पीस डील, ये न्यायपूर्वक तो है नहीं, ना उसमें कोई जस्टिस है, ना कोई पैलेस्टीन स्टेट को लेकर कोई सीरियस बातचीत है। मगर खैर, जेनोसाइड रुका है, इसलिए दुनिया ने इसको वेलकम किया, मगर सब लोग इसकी कमियां समझते हैं जी। दूसरा कि मैं आपको बता दूं कि इजराइल को कोई एज इसमें से मिला नहीं, क्योंकि इजराइल ने बहुत बेबसी में इसको अग्री किया, क्योंकि वो फेल हो गए। हाँ, जो जिनको उनको पूरी आबादी को निकालनी थी वो निकाल नहीं पाए। जो उनके जो 250 जो बंधक टारगेट्स है ये 2 वॉर साल के से पूरे दौरान, हो नहीं पाए। हाँ, नहीं निकाल पाए, लोगों को नहीं निकाल, उनको तो खाली करना था ना, वो नहीं निकाल पाए, हमास को नहीं हरा पाए जी और हमास के पास जो बंधक थे वो छुड़ा नहीं पाए। जी। जो विटकॉफ, जैरेड कुशनर अभी टेल अवीव में थे और पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, तो जब नेतन्याहू का नाम आया तो पब्लिक ने नेतन्याहू का नाम को बू बोला है। जी तो नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर है, क्योंकि जहां तक बंदूकों की बात थी, वो तो एक हफ्ते के अंदर, जब अक्टूबर 2023 में हुआ, जी। एक हफ्ते के अंदर ही एक्सचेंज हो जाता अगर नेतन्याहू तैयार होता, मगर नेतन्याहू को करना नहीं था। तो नेतन्याहू के कारण बहुत सारे इजरायली बंधक तो मारे गए, जो बचे वो तो हमास के कारण बचे। उनको इतना संभाल कर रखा हमास ने कि वो अनबिलीवेबल है, हमास ने जो इतना बड़ा काम किया उनके लिए। हाँ, और आज भी आप समझ लीजिए, असल हैरत तो यही है, समझ लीजिए कि 7 अक्टूबर की कोई नेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इजरायली पार्लियामेंट करने के लिए तैयार नहीं है। लिकुड पार्टी उसको अपोज कर रही है। इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट हो गया, 1200 लोग मर गए हमारे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ। वो सच्चाई तो बाहर निकलना ही नहीं देते कि ये सब नेतन्याहू ने होने दिया है जी। सब कुछ पता था उनको। हाँ, और ये सब बातें भी बाहर निकल रही है, इसलिए कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ ही नहीं पा रही है, ना पुलवामा का होगा, ना पहलगाम का होगा, ना कोई गाजा 7 अक्टूबर का होने वाला है। ओके जी। तो पॉइंट इज के ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है नेतन्याहू के लिए। बहुत अनपॉपुलर है नेतन्याहू, इसलिए कहा जा रहा है नेतन्याहू किसी भी वक्त जो है इस पीस सीज फायर से बाहर आ सकते हैं, ये इम्कानात है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं, इलेक्शन है फरवरी में, तो वो शायद कुछ पलटी मारने की कोशिश करेंगे। प्रेशर काफी अमेरिका का जी, अमेरिका का काफी प्रेशर है। जेडी वैंस भी जब गया था तो उन्होंने भी जो बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत बदला है, राइट। अभी जो लिंडसे ग्रैम ने भी जो भी स्पीच दिया कि जूज आर द चोजन पीपल एंड स्पेशल पीपल, लोगों को भी बहुत गाली दे रहे हैं जी। क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी क्रिश्चियंस आर अवेकनिंग विद अमेरिका। तो बहुत सारी चीजें तेजी से बदल रही है अमेरिका में, उसको भी तो उनको, तो इस वक्त अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है सीधे तौर पर, वो इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका खुद अपने मसले हल कर रहा है इस जंग के हवाले से अपने पब्लिक के बीच। नहीं, उनको तो एड्रेस करना पड़ेगा। एक लोकल जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है कि क्रिश्चियन राइट विंग जो मागा सपोर्टर है वो भी एंटी इजराइल बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो बात है, नवंबर में जो जनरल इलेक्शन है, मेयर के इलेक्शन फॉर अमेरिका, जोरान ममदानी जीतने वाला। इस प्रकार से बहुत सारे एंटी इजराइल कैंडिडेट जिन्होंने कहा कि गाजा में जेनोसाइड हुआ है, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जीतने वाले, एपैक का पैसा सब फेल होने वाला है अभी जी। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज है, नवंबर के चुनाव में देखेंगे जी। और रिपब्लिकन पार्टी में भी ब्रेक आ रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी में तो ब्रेक आ ही चुका है जी। टॉप लेवल के लीडर्स अभी भी जरा इजराइल बोल रहे हैं, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वोटर है 70% प्लस एंटी हो चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी में बढ़ रहा है। तो ये पॉलिटिकल, ये गाजा के मार्टर जो नरसंहार हुआ जी, वो गाजा के शहादत के कारण आज पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग विद इन अमेरिका ये सब चेंजेस आ रहा है जी। इसलिए वो ट्रंप और जेडी वैंस पे भी प्रेशर है। इतना आसान नहीं अमेरिका को कि भाई कल से ये लोग चालू कर ले। देखो, हमास निहत्ता नहीं होने वाला, हिजबुल्लाह नहीं निहत्ता होने वाला, ईरान का ताकत बढ़ते जा रहा है। और यमन ने कहा कि अगर इजराइल ने वापस गाजा का नरसंहार चालू किया तो यमन की फायरिंग चालू हो जाएगी जी। बिल्कुल, ठीक है जी। और इजराइल खाली होते जा रहा है, लाखों लोग वहां से भाग रहे हैं कि अगर रोज बंकर में जीना है तो भाई यूरोप और अमेरिका भाग जाओ, इजराइल में क्यों रहना है। तो ये हालात बन रहे हैं, चलेगा, इजराइल वीक होने वाला है जी। बिल्कुल, खबर साहब जी,
कमर साहब, जिस तरह से फिरोज भाई ने कई चीज़ों की यहाँ निशानदेही की, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जिस तरह का दबाव बन रहा है, क्या मुस्तकिल अमन के लिए बातचीत का कोई इम्कान बन रहा है ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए, और आखिरी टर्म है ट्रंप का कि भाई हम मुस्तकिल अमन के लिए जो है काम करके निकले हैं वहाँ से, और गज़ा में जो तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली का मंसूबा कैसे तैयार होगा आगे? कि जिस तेजी के साथ ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश की दो जंगों को रोकने की, एक यूक्रेन की और एक गाजा की। यूक्रेन में भी आप देख लीजिए, बियॉन्ड सर्टेन जेस्चर्स ही कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। आप देख लीजिए कि रिसेंटली उसको पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को मौखर करना पड़ा जी। यहाँ आप देख लीजिए कि जितनी तेजी के साथ वो 2 बार आगे गए पीस प्लान लेके, दोनों बार उनको he faced the रोड ब्लॉक्स। जो आज का है, मुझे लगता है कि इसमें तवालत हो जाएगी, ये तूल पकड़ेगा, इसमें बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाएंगी। और जो निगोशिएशंस हैं, निगोशिएशंस में आप देख लीजिए कि दिस इज समथिंग विच द यूएस इज थ्रस्टिंग ऑन इजराइल एंड ऑन द पैलेस्टीनियंस। देखिए न, दोनों ने अपने तौर पर कोई रजामंदी नहीं की है। देयर हैज बीन नो टेबल टॉक्स बिटवीन हमास एंड इजराइल। इनफैक्ट जो पीएलओ या फलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन है या हमास है या दूसरी कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई अमले दखल नहीं है, या दे वर हैविंग नो स्पेस ऑन द टेबल टू टॉक अबाउट देयर फ्यूचर जी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी तो वही है, बिल्कुल, लेकिन वो आउट ऑफ टॉक्स है। लेकिन इस सारे में एक चीज जो इंडिया मिलता है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि एक ऐसा अमन कायम हो जाए वहां पर विच शुड बी ड्यूरेबल। लेकिन उस ड्यूरेबल अमन या पीस डील को जड़ पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इजराइल विल ऑलवेज ब्लॉक इट, दे विल नॉट अलाउ इट टू प्रोसीड। जी, लेकिन खबर साहब, गजा की जो मौजूदा हालात है उसमें आलमी ताकतों के मफादात की कितनी अहमियत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़े हैं फलस्तीन से। आलमी ताकतों में सबसे पहले जो रीजनल पावर्स हैं और जो रीजनल कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदी अरब जी, कतार, इजिप्ट, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जंग रुक जाए और कोई ना कोई हल हैमर आउट हो जाए, वेदर इट इज द टू स्टेट सोल्यूशन और नॉट। लेकिन वो चाहते हैं कि हाल्ट हो जाए ताकि वो अपने तरीके से अमेरिका के साथ आगे बढ़े जिंदगी में और उनके साथ प्रोग्रेस के और डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आगे लें। और जो रिबिल्डिंग है इसराइल में, उस पर भी, और यहाँ पर फलस्तीन में, उस पर कई जो बड़ी कंपनियां हैं उनको उस पर नजर है। They also want for their own business purposes that there should be some kind of a deal or some kind of a halt so that they get the big contracts out there. लेकिन जो ये सारी ताकतें रीजनल पावर्स, इवन ईरान जो है, ईरान मैंने बार बार कहा है इज द डार्क हॉर्स इन द रीजन। इट इज द मेन पावर बेसिकली विच विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरेबल पीस बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल। जी, ऐसे में सऊदी अरब भी दबाव में है ईरान के हवाले से, अगर हम देखें गजा को लेकर। सऊदी अरब दो तरह से दबाव में है। एक तो जब कतार पे जो हमला हुआ फ्रॉम इजराइल, उसके बाद से जो भी ये अरब ममालिक हैं, ये तो ख्वाब गफलत में सोए हुए थे। ये जब बेदार हुए तो दे वर टेकन बाय रूड शॉक, व्हाट टू डू। उसकी जो नी जर्क रिएक्शन थी वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया। बेसिकली दे आर नॉट नाउ श्योर दैट वेदर अमेरिका इज गोइंग टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑनस्लॉट और नॉट इन फ्यूचर। तो उस वजह से वो खुद भी तजब्जुब का शिकार। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल फिरोज भाई, जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स का जो मौजूदा क्राइसिस है वो गजा में, उसका क्या असरात आप देख रहे हैं, और खुद आसपास जो इलाके हैं उन पर क्या असरात आप देख रहे हैं अगर ये मंसूबा नाकाम हो जाता है? देखिए, पहले तो आई थिंक जो हमास को लेकर जो ट्रंप ने जो धमकियां दी कि अगर ट्रंप हमास ने अपने हथियार नहीं दिए तो मैं कर लूंगा काम। बाद में बोला नहीं, अमेरिका नहीं करेगा, दूसरे करेंगे। तो कौन करेगा? ना इजिप्ट, ना कतर, ना कोई भी दूसरी फोर्स तो आके हमास के खिलाफ लड़ने नहीं वाली है जी। ओके, तो वहां तो सब लोग हमास के सामने फेल है, जैसे हिजबुल्लाह के सामने फेल है। हिजबुल्लाह को भी 2006 से बोले कि अब हथियार दे दो, तो हिजबुल्लाह बोले मैं बैठा हूँ भाई, आके ले लो मेरे हथियार। तो कोई नहीं आ रहा है, हिजबुल्लाह के हथियार भी नहीं देने वाला कोई, हमास के हथियार। और हमास ने तो जो गैंग्स
आईसिस की गैंग्स इजराइल ने पाल के रखी थी, उसको भी उन्होंने निपटा लिया है। जी। तो वो बहुत बड़ी जीत की बात है। और ट्रंप ने वो अलाउ भी किया कि हमास तो वो गैंग्स के खिलाफ लड़ रही है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बात है कि अभी थोड़ा वक्त हमको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इसके बीच में जैसे उन्होंने बताया कि एक तो ट्रंप पूरे फेल है यूक्रेन रशिया के सवाल को लेकर। ट्रंप कुछ मूर्खता करने वाले वेनेजुएला में अगर वो गए जंग करने के लिए, तो अमेरिका और भी वीक होने वाला है। जी। ओके, तो वो और भी इंट्रैपेड में होगा। अमेरिका आज ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि फ्लोरिडा के एक बाई इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन था, जहां पहले बहुत लीड था रिपब्लिकन पार्टी को। जी। तो कुछ इंडिकेटर आने लगे। ये एक तरह से रेफरेंडम हो गया है। हाँ, नहीं, एक बाई इलेक्शन फ्लोरिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, हम लोग जानते हैं, स्विंग स्टेट है जी। मगर वहां भी हारना रिपब्लिकन पार्टी को, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और 11 पॉइंट का लीड था लास्ट टाइम, 11 पॉइंट के लीड को समाउंट करके जीतना बहुत बड़ी बात है। जी। ओके जी। और जो पूरा मोमेंटम जोरान ममदानी के साथ हम लोग देख रहे हो पूरे आज अमेरिका में, अगर मेयरल इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत बड़ा काम कर लिया, और उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट है जो एपैक के फंडिंग को नकार रहे हैं, इजराइल के खिलाफ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज बहुत दूर नहीं है। 4 नवंबर को इलेक्शन है और 5 तारीख को रिजल्ट आने वाले। बिल्कुल। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं गजा के असरात पूरी दुनिया पर हम देखने को मिल रहा है कि गजा कहीं ना कहीं दुनिया के हर खित्ते को मुतासर कर रहा है, लोगों को मुतासर कर रहा है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जेनोसाइड कहीं हुआ है तो यहाँ हुआ है और इस तरह का है, और दुनिया ने जिस तरह से चुप्पी साधी है ये बड़ी मानक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, फिरोज भाई आपका और कमर साहब आपका, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। नाजरीन, गजा के लोग अमन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक अजाब से कम नहीं। आलमी इदारे और ताकतें इस नाजुक लम्हे में क्या इक़दाम उठाती हैं, ये मुस्तक़बिल के अमन के लिए फ़ैसला कुन साबित होगा। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।